क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि कुछ लोग बहुत ही कम समय में सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खो भी देते हैं? हाँ, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। है ना? मतलब सफलता पाना शायद एक बार को आसान हो सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक टिकाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? आज के इस डीप डाइव में हमारा उद्देश्य इसी गुत्थी को सुलझाना है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस विषय पर बहुत गहराई से बात करता है। हाँ, और ये कोई आम स्रोत नहीं है। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विकास की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम स्टीफन आर कोवे की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत किसी तरह के शॉर्टकट की बात नहीं करता। और एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि देखिए आज के समय में हर कोई बस एक हैक या त्वरित सफलता के फॉर्मूले की तलाश में रहता है ना? हाँ, रातों रात अमीर बनने वाले तरीके। बिल्कुल। और ये स्रोत उस मानसिकता को पूरी तरह से नकारता है। ये एकदम स्पष्ट करता है कि सच्ची सफलता और प्रभावशीलता केवल कुछ बाहरी व्यवहारों को या अपनी आदतों को ऊपर ऊपर से बदलने से नहीं आती। तो फिर ये आती कहाँ से है? ये अंदर से बाहर की ओर होने वाले बदलाव की मांग करती है। ये पर्सनालिटी एथिक यानी व्यक्तित्व के दिखावे के बजाय कैरेक्टर एथिक यानी चरित्र निर्माण पर जोर देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सफलता को एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा समझा जा सकता है। हम अक्सर बाहरी सजावट, शीशे की खिड़कियों और इमारत की ऊंचाई पर ध्यान देते हैं। हाँ, जो हिस्सा सबको दिखता है। एकदम सही। लेकिन ये स्रोत बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो वो है जो जमीन के नीचे छिपा है। मतलब इमारत की नींव, यानी हमारा अपना चरित्र और हमारा अनुशासन। अगर नींव कमजोर है तो कोई भी आंधी उस इमारत को गिरा सकती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और इन आदतों को समझने के लिए हमें उस क्रम को समझना होगा जो स्रोत पेश करता है। अच्छा, तो इसका कोई खास क्रम भी है? बिल्कुल है। ये यात्रा डिपेंडेंस यानी निर्भरता से शुरू होकर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता तक जाती है, और फिर वहां से इंटरडिपेंडेंस यानी पारस्परिक निर्भरता तक पहुंचती है। स्रोत की पहली 3 आदतें इंसान को खुद पर विजय प्राप्त करना सिखाती हैं। तो ये स्वतंत्रता हासिल करने के बारे में है। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, जो है प्रोएक्टिव होना। अब देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि प्रोएक्टिव होने का मतलब बस अपने काम में आगे रहना या कोई पहल करना है। और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब स्रोत के अनुसार प्रोएक्टिव होने का अर्थ सिर्फ पहल करना बिल्कुल नहीं है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका गहरा अर्थ यह है कि इंसान अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए खुद जिम्मेदार है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, कोई ट्रिगर हो या कोई भी स्थिति, और उस पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, उन दोनों के बीच एक छोटा सा खाली समय होता है, एक गैप होता है। अच्छा, एक गैप। हाँ, और प्रोएक्टिव होने का मतलब है उस खाली जगह को पहचानना और अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव खुद करना। थोड़ा रुकिए, मैं इसे सही से समझना चाहती हूँ। मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है तो मौसम तो किसी के हाथ में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो बाहरी घटना है। हाँ, तो वो बाहरी घटना हो गई, लेकिन उस बारिश में छाता लेकर बाहर निकलना है या घर पर बैठकर मौसम की शिकायत करते रहना है, ये चुनाव तो पूरी तरह से व्यक्ति के हाथ में है। एकदम सही पकड़ा आपने। जो लोग रिएक्टिव होते हैं, उनका मूड और उनका व्यवहार पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वे खुश रहते हैं, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो वे तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है ही नहीं। लेकिन इसके उलट एक प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने खुद के मूल्यों के आधार पर काम करता है। स्रोत इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के चक्र के माध्यम से समझाता है। प्रभाव का चक्र मतलब वो चीजें जिन पर हमारा बस चलता है। जी हाँ, प्रोएक्टिव लोग अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, न कि उन चीजों पर जिन पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसे मैं एक कार चलाने के उदाहरण से जोड़ना चाहूंगी। आदत 1 का मतलब है कि इंसान ने स्वीकार कर लिया है कि वो एक यात्री नहीं है जो पीछे बैठकर बस शिकायत कर रहा है। हाँ, वो ड्राइवर है। बिल्कुल, वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा है। अब जब वो ड्राइवर बन गया है तो अगली बात क्या आती है? स्रोत में दूसरी आदत है अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। हाँ, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये दूसरी आदत पूरी तरह से दिशा और दृष्टि के बारे में है, मतलब विजन के बारे में। स्रोत का मानना है कि हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। 2 बार? वो कैसे? पहली बार मानसिक रूप से
और दूसरी बार भौतिक रूप से। जैसे जैसे किसी घर को बनाने से पहले कागज पर उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। हाँ, नक्शा तो सबसे पहले बनता है। बिल्कुल। अब यदि ब्लूप्रिंट ही गलत है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत से ईंटें क्यों न रख लें, घर तो गलत ही बनेगा ना। सही बात है। लेकिन जीवन के संदर्भ में इस अंतिम परिणाम का क्या मतलब निकाला जाए? यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक अभ्यास करने को कहता है। कल्पना करने को कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक अंतिम संस्कार में जा रहा है। अच्छा। और जब वो ताबूत के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो अंतिम संस्कार किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना ही है। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर दृश्य है। मतलब सुनकर ही अजीब सा लगा। है ना? लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। स्रोत पूछता है कि उस दिन वो व्यक्ति अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेगा। अच्छा, मतलब लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ, वो किस तरह का पति, पिता, दोस्त या लीडर के रूप में याद रखा जाना चाहता है। ये अभ्यास इंसान के गहरे मूल्यों को सतह पर ले आता है। यही वो अंतिम परिणाम है। समझ गए। जब किसी को अपनी मंजिल का एकदम स्पष्ट पता होता है तो रोजमर्रा के छोटे-मोटे फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। तो कार वाले उदाहरण के हिसाब से ये अपनी मंजिल तय करने जैसा है। अगर मंजिल पता है तो कोई भी गलत मोड़ लेने से बच सकता है। बिल्कुल सही कहा। अब मान लेते हैं कि किसी ने जिम्मेदारी ले ली, यानी आदत 1, और अपनी मंजिल भी तय कर ली, जो है आदत 2। लेकिन आज के दौर में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, लगातार बजते फोन, ईमेल और दुनिया भर के नोटिफिकेशंस, हाँ, हर पल कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने के लिए मौजूद है ना? तो ऐसे माहौल में प्राथमिकताओं पर टिके रहना कितना व्यावहारिक है? यहीं पर तीसरी आदत आती है, महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देना, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आदत 3 वास्तव में आदत 1 और 2 का व्यावहारिक क्रियान्वयन है, मतलब उनका एग्जीक्यूशन है। अच्छा, तो ये दोनों का मिला-जुला रूप है। हाँ, लोग अक्सर समय प्रबंधन के नाम पर सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट में तेजी से टिक लगाने लगते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं। हाँ, वो एक अलग ही संतुष्टि देता है। लेकिन स्रोत टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का एक बेहतरीन सिद्धांत पेश करता है। ये हमारे कामों को 2 पैमानों पर मापता है। पहला, क्या वो काम अर्जेंट यानी तत्काल है, और दूसरा, क्या वो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। जो अर्जेंट है वही इम्पोर्टेंट लगता है। और यही तो सबसे बड़ी भूल है। जो चीजें तत्काल होती हैं वे हमारा ध्यान बस अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कोई बजता हुआ फोन या एकदम सिर पर आई कोई डेडलाइन। हाँ, वो हमें तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं वे हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों से यानी आदत 2 से जुड़ी होती हैं। स्रोत का कहना है कि अत्यधिक प्रभावी लोग क्वाड्रेंट 2 में काम करते हैं, यानी वे काम जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन तत्काल नहीं है। जैसे कि व्यायाम करना, अपने रिश्तों को समय देना या किसी बड़े प्रोजेक्ट की लंबी प्लानिंग करना। ये काम कभी भी मुझे अभी करो कहकर चिल्लाते नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए इन्हें हमेशा कल पर टाल दिया जाता है। हाँ, हम सोचते हैं कि पहले ये आज की आग बुझा ले, फिर तसल्ली से वो जरूरी काम करेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। जब इंसान केवल तत्काल कामों को बुझाने में लगा रहता है तो वो हमेशा तनाव में ही रहता है। लेकिन जब कोई जानबूझकर महत्वपूर्ण और गैर तत्काल कामों पर ध्यान केंद्रित करता है तो संकट अपने आप कम होने लगते हैं। इसी को शायद असली अनुशासन कहते हैं। बिल्कुल। ये सड़क पर कार चलाते हुए अपने लक्ष्य पर नजर रखने जैसा है और हर चमकते हुए विज्ञापन या रेडियो बदलने में अपना ध्यान न भटकाने जैसा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इन 3 आदतों के साथ व्यक्ति ने खुद पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया, वो अब स्वतंत्र हो गया। हाँ, फाउंडेशन तैयार हो गई। लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल लेता है तो सड़क पर वो अकेला तो नहीं है, है ना? आसपास और भी बहुत सी गाड़ियां हैं, समाज है, परिवार है, हमारे सहकर्मी है। और यहीं वो बिंदु है जहां बहुत से लोग अटक जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही अंतिम लक्ष्य है, बस खुद को सुधार लिया, काम हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि जीवन एक स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है। ये एक पारस्परिक रूप से निर्भर वास्तविकता है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। परिवार हो या व्यवसाय, सफलता अकेले दम पर नहीं पाई जा सकती। इसलिए आगे की 3 आदतें हमें समाज और अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना सिखाती हैं। तो चलिए इस दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में चौथी आदत है विन विन सोचना, यानी सबके फायदे की स्थिति बनाना। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक शंका सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, दुनिया बहुत ही प्रतिस्पर्धी है।
हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर एक टीम मैच जीतती है तो दूसरी को हारना ही पड़ता है। तो व्यापार या करियर में ये विन विन की स्थिति क्या सच में संभव है, या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला एक किताबी विचार है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए हमारी मानसिकता अक्सर कमी पर आधारित होती है, मतलब स्कैर्सिटी माइंडसेट। हाँ, कि चीजें सीमित हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि सफलता एक पिज्जा या पाई की तरह है। अगर किसी और ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। लेकिन ये जो विन विन की आदत है, ये प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है। अबंडेंस मेंटालिटी मतलब सबके लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये इस विश्वास पर काम करती है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता मौजूद है। किसी एक की जीत का मतलब दूसरे की हार होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ये समझौता करने जैसा नहीं है, जहां मैं थोड़ा झुकती हूँ, थोड़ा सामने वाला झुकता है, और हम दोनों आधे अधूरे खुश होकर लौट जाते हैं कि चलो कुछ तो मिला। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहीं पर अंतर समझना सबसे जरूरी है। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि विन विन कोई समझौता नहीं है। समझौता नहीं है? जी नहीं। समझौते में तो एक और एक मिलकर 1.5 ही होते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों ने कुछ न कुछ तो खोया ही है ना। सच्चा विन विन एक ऐसा समाधान खोजना है जो दोनों पक्षों को पूरी तरह से संतुष्ट करे। और ये चमत्कार असली जिंदगी में कैसे होता है? इसे हासिल करने का तरीका 5वीं आदत में छिपा है, जिसे आप इस पूरी प्रक्रिया का गुप्त हथियार भी कह सकती हैं। गुप्त हथियार? अरे वाह! आदत 5 क्या है? आदत 5 है, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर खुद को समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग ऐसा करते कहाँ हैं? हम आम तौर पर दूसरों की बात समझने के लिए कहाँ सुनते हैं? बिल्कुल सही कहा। हम बस जवाब देने के लिए सुनते हैं। हाँ, हम तो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि हम अपना जवाब दे सकें। सामने वाला बोल रहा होता है और हम अपने दिमाग में रिहर्सल कर रहे होते हैं कि आगे क्या बोलना है। इसे श्रुतात्मक आत्मकथात्मक श्रवण यानी ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहता है। हम हर चीज को बस अपने चश्मे से देखते हैं और दूसरों की समस्याओं में अपनी कहानियां घुसा देते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है, यार मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं आ रही, तो दूसरा व्यक्ति तुरंत जवाब देता है, अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही होता है। उसने सामने वाले की असली भावना को समझा ही नहीं कि वो क्यों परेशान है, बस तुरंत अपना समाधान थोप दिया। तो फिर सही तरीका क्या है सुनने का? सही तरीका है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि आंखों और दिल से सुनना है। सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे सच में गहराई से समझा गया है, तो उसके बचाव की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। विश्वास का निर्माण होता है, और केवल इसी गहरे विश्वास के आधार पर ही वो सच्चा विन विन समाधान खोजा जा सकता है, जिसकी हमने अभी बात की थी। ये दृष्टिकोण तो संवाद को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। मतलब अगर हम दूसरों को समझेंगे ही नहीं, तो हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि उनके लिए जीत का असल मतलब क्या है। एकदम सही। और जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं और विन विन मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तब शायद जन्म लेती है स्रोत की छठी आदत, सिनर्जी यानी तालमेल। बिल्कुल। सिनर्जी का सीधा सा अर्थ ये है कि संपूर्ण का मूल्य उसके हिस्सों के जोड़ से हमेशा अधिक होता है। गणित की भाषा में कहें तो? गणित की भाषा में कहें तो 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3 या 10 या 100 भी हो सकते हैं। ये कैसे संभव है? 1 और 1 100 कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब 2 लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, जो कि आदत 5 है, और वे एक साथ आते हैं आदत 4 के साथ, तो वे एक दूसरे के विचारों का विरोध करने के बजाय उन पर निर्माण करते हैं। अच्छा, वे विचारों को जोड़ते हैं। हाँ, वे मेरा रास्ता या आपका रास्ता नहीं चुनते, वे मिलकर एक तीसरा रास्ता खोजते हैं, एक ऐसा थर्ड ऑल्टरनेटिव जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले सोचे गए रास्ते से कहीं अधिक बेहतर होता है। और यही सच्चा टीम वर्क है। बिल्कुल। ये मतभेदों को सिर्फ बर्दाश्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि मतभेदों का जश्न मनाने के बारे में है। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक ढांचा है। पहले खुद पर नियंत्रण पाना, फिर दूसरों के साथ गहरा संवाद स्थापित करना, और अंततः एक शानदार टीम वर्क खड़ा करना। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। वो क्या? मान लीजिए किसी ने ये सब कर लिया, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और अच्छे संबंध भी बना रहा है,
लेकिन इस प्रभावशीलता को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए? अगर कार लगातार चलती रहे तो एक न एक दिन इंजन के थकने का डर तो होता ही है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। और यहीं पर स्रोत अपनी 7वीं और अंतिम आदत पेश करता है। अच्छा। हाँ, और ये वो आदत है जो बाकी सभी 6 आदतों को घेरती है और उन्हें हमेशा ताज़ा रखती है। 7वीं आदत है आरी को तेज करना, यानी शार्पन द सॉ। स्रोत में एक लकड़हारे की कहानी दी गई है जो शायद इस अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कोई लकड़हारा जंगल में एक पेड़ काटने के लिए घंटों से पसीना बहा रहा है। उसकी आरी की धार एकदम कुंद हो चुकी है। हाँ। तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है और उससे कहता है, तुम कुछ देर रुककर अपनी आरी को तेज क्यों नहीं कर लेते? इससे काम जल्दी हो जाएगा। तो पता है लकड़हारा क्या जवाब देता है? क्या? वो कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूं। ये सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में हम सब यही तो कर रहे हैं। और हमारी आरी क्या है? वो आरी हम खुद हैं। स्रोत कहता है कि प्रभावशालीता को बनाए रखने के लिए इंसान को अपने जीवन के 4 मुख्य आयामों का लगातार नवीनीकरण करना चाहिए। 4 आयाम वो कौन कौन से हैं? ये 4 आयाम हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक और आध्यात्मिक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब वे खुद को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, जैसे व्यायाम करना हो, कोई किताब पढ़ना हो या सिर्फ शांति से ध्यान करना हो, तो उन्हें भारी अपराध बोध महसूस होता है। हाँ, उन्हें गिल्ट होने लगता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी है। इस समय में तो वे कोई और उत्पादक काम कर सकते थे, ऑफिस का कोई काम निपटा सकते थे। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें यह समझना होगा कि ये 7वीं आदत कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है। ये सबसे बड़ा निवेश है जो कोई भी इंसान खुद पर कर सकता है। वो कैसे? सोचिए, अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, जो शारीरिक आयाम है, तो क्या कोई प्रोएक्टिव रह सकता है? नहीं ना। थकान इंसान को हमेशा प्रतिक्रियाशील बना देती है। हाँ, थके हुए इंसान को जल्दी गुस्सा आता है। बिल्कुल। और अगर दिमाग को नई जानकारी नहीं मिल रही, जो कि मानसिक आयाम है, तो इंसान की दृष्टि कमजोर हो जाती है। अगर रिश्ते नहीं सहेड़े जा रहे हैं, यानी सामाजिक आयाम, तो वो तालमेल या सिनर्जी बनाना तो असंभव ही है। आरी तेज करना काम से भागना नहीं है, ये काम को और भी बेहतर ढंग से करने की तैयारी है। समझ गई। यानी आत्म देखभाल या सेल्फ केयर स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये तो लंबी दूरी तय करने के लिए अपनी गाड़ी में ईंधन भरने जैसा है। इसके बिना बाकी की 6 आदतें तो अंततः ढह ही जाएंगी। एकदम सही। ये एक दैनिक अनुशासन की मांग करता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो इंसान को हर दिन एक बेहतर और अधिक प्रभावी व्यक्ति बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि विकास का ये जो चक्र है, ये कभी रुके नहीं। ये पूरी चर्चा वाकई में बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली रही है। चलिए इस पूरी यात्रा के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि सफलता की इमारत बाहरी चमक से नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव यानी चरित्र से टिकती है। हाँ, कैरेक्टर एथिक। स्रोत ने हमें सिखाया कि प्रभावशीलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने से शुरू होती है, जहां इंसान अपने फैसलों का खुद मालिक बनता है। फिर ये स्पष्ट लक्ष्य तय करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर टिके रहने की कला सिखाती है। बिल्कुल। और वहां से ये यात्रा व्यक्ति को अपने अहंकार से बाहर निकालकर दूसरों के साथ गहराई से जुड़ना सिखाती है। सहानुभूति के साथ सुनना, सबके फायदे के बारे में सोचना और मतभेदों को मिलाकर कुछ नया रचना। और अंततः ये सारी मेहनत तभी कायम रह सकती है जब कोई व्यक्ति अपने 4 आयामों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का निरंतर नवीनीकरण करता रहे। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि जब तक इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में नहीं ढाला जाता, तब तक कोई स्थायी सफलता या प्रभावशीलता नहीं आ सकती। और चूंकि हमने इस बात पर इतनी गहराई से चर्चा की है कि सच्ची सफलता शॉर्टकट के बजाय चरित्र निर्माण और निरंतर प्रयास पर ही निर्भर करती है, तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करना जरूरी हो जाता है। वो क्या? ये विचार करने वाली बात है कि आज की इस तेज और अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली में किसी भी व्यक्ति के जीवन की कौन सी आरी सबसे अधिक कुंद हो चुकी है? अच्छा सवाल है। क्या वो शारीरिक स्वास्थ्य है जो लगातार काम के बोझ तले दब गया है? क्या वो मानसिक शांति है जो चारों तरफ की सूचनाओं के शोर में कहीं खो गई है? या फिर वो भावनात्मक रिश्ते हैं जिन्हें हर रोज
अर्जेंट कामों के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया गया है। और यदि सारा ध्यान केवल उस एक सबसे कमजोर हिस्से को पहचानकर उसे तेज करने पर लगा दिया जाए, तो उसके परिणामों में कितना बड़ा और चमत्कारी बदलाव आ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा, ठीक उस गगनचुंबी इमारत की गहरी नींव की तरह जिस पर सब कुछ टिका होता है।